हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन पर। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे टेक्नीशियन बी का आरएसी का क्वेश्चन पेपर, जिसके 40 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो सीधा चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, सीलिंग साइक्रोमीटर का उपयोग डैश के मापन में होता है। सीलिंग साइक्रोमीटर इज यूज टू मेजर। ऑप्शन ए ड्राई एंड वेट बल्ब टेम्परेचर, ऑप्शन बी ओनली वेट बल्ब टेम्परेचर, ऑप्शन सी ओनली ड्राई बल्ब टेम्परेचर, या फिर ऑप्शन डी सापेक्षित नमी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो दोस्तों, सबसे पहले सीलिंग साइक्रोमीटर क्या होता है। सीलिंग साइक्रोमीटर एक डिवाइस होती है जिसमें दो थर्मोमीटर लगे होते हैं, जिसमें से एक थर्मोमीटर की टिप पर वेट कॉटन या क्लॉथ लगा होता है और दूसरा जो थर्मोमीटर होता है उसके ऊपर कुछ भी लगा हुआ नहीं होता है। और इन दोनों थर्मोमीटर के साथ एक स्विंगर लगा होता है और एक हैंडल। और उसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, जो कॉटन जो उसमें थर्मोमीटर की टिप पर लगी हुई है उसको गीला करते हैं और फिर उन दोनों थर्मोमीटर को हम जब 1 मिनट के लिए रोटेट कराते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उससे ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर हमें मिल जाता है। और उसका हम यूज करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को फाउंड आउट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं। और शायद इसी कारण से आंसर की जो फाइनल एलपीएससी ने दी है उसमें इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ही होंगे। तो और किसी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन ठीक से पूछा जाएगा तो उसमें ऑप्शन ए या डी में से सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया होगा और वही ऑप्शन हमारा उसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। डैश पर वायु में नमी को मिलाने की प्रक्रिया है आर्द्रता। ह्यूमिडिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ मॉइस्चर इन एयर एट। ऑप्शन ए कांस्टेंट लेटेंट हीट, ऑप्शन बी कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर, ऑप्शन सी कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, ह्यूमिडिफिकेशन या फिर आर्द्रता हम जिसको बोल रहे हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे हम उसमें नमी को ऐड करते हैं एयर में। तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। तापमान की एसआई इकाई क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो दोस्तों, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में संलयन की गुप्त उष्मा डैश किलो जूल पर केजी है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज डैश किलो जूल पर केजी। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 335 किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 45। प्रशीतन की सीओपी इकाई क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। ऑप्शन ए डब्ल्यू, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी केल्विन, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, अगर सीओपी की हम बात करें तो सीओपी एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेंट इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑप्शन बी सीओपी ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑप्शन सी सीओपी ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, कहीं भी सीओपी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे सीओपी हमेशा एक से अधिक होगी। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्मा पंप की सीओपी हमेशा एक से अधिक है। सीओपी ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। यातायात प्रकार के हवाई जहाज में आमतौर पर प्रयुक्त वायु शीतलन प्रणाली है। एयर कूलिंग सिस्टम मोस्टली यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट टाइप एयरक्राफ्ट इज। ऑप्शन ए सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम, ऑप्शन बी सिंपल इवेपोरेशन एयर कूलिंग सिस्टम, ऑप्शन सी बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में जो हम कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं वो होता है हमारा बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये जो हमारा बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम होता है इसमें होते हैं 2 कंप्रेसर और 2 हीट एक्सचेंजर।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। उपरोधन के समय में किया गया कार्य वर्क डन ड्यूरिंग थ्रोटलिंग इज। ऑप्शन ए रिवर्सिबल, ऑप्शन बी जीरो, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों थ्रोटलिंग के समय में जो कार्य होगा वो होगा जीरो हमेशा। थ्रोटलिंग में वर्क ट्रांसफर हमारा जीरो होगा और साथ ही साथ हमारा हीट ट्रांसफर जीरो होगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन ए में जो रिवर्सिबल दिया गया है ये होगा बिल्कुल गलत, क्योंकि हमारा थ्रोटलिंग जो होता है वो होता है हाईली इरिवर्सिबल, मतलब उसको उल्टा नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, वर्क डन ड्यूरिंग थ्रोटलिंग इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। वाष्प अवशोषण प्लांट का सीओपी वाष्प संपीड़न प्लांट से डैश है। सीओपी ऑफ ए वेपर एब्जॉर्प्शन प्लांट इज डैश दैट ऑफ ए वेपर कंप्रेशन प्लांट। ऑप्शन ए अधिक मोर देन, ऑप्शन बी के समान सेम एज, ऑप्शन सी कम लेस देन, या फिर ऑप्शन डी कहा नहीं जा सकता अनप्रिडिक्टेबल। तो दोस्तों वीए साइकिल की जो सीओपी होगी वो हमेशा वीसी साइकिल से कम होगी। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। फ्रियोन समूह के प्रशीतक हैं। फ्रियोन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट्स आर। ऑप्शन ए ज्वलनशील फ्लेमेबल, ऑप्शन बी विषैले टॉक्सिक, ऑप्शन सी गैर ज्वलनशील और विषैले नॉन फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक, ऑप्शन डी गैर विषैला और गैर ज्वलनशील नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल। तो दोस्तों फ्रियोन ग्रुप के जो हमारे रेफ्रिजरेंट होंगे वो ना ही तो विषैले होंगे और ना ही वो ज्वलनशील होंगे। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गैर विषैला और गैर ज्वलनशील, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। एक प्रशीतन साइकिल में प्रशीतक के बहाव का नियंत्रण डैश द्वारा होता है। इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इज कंट्रोल्ड बाय। ऑप्शन ए कंप्रेसर, ऑप्शन बी कंडेंसर, ऑप्शन सी इवेपोरेटर, या फिर ऑप्शन डी एक्सपेंशन वॉल्व। तो दोस्तों हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल में चार ही डिवाइस होती है और जो डिवाइस रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करती है वो होती है एक्सपेंशन वॉल्व, और इसी को हम फ्लो कंट्रोल डिवाइस भी बोलते हैं। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52। परम क्रांतिक कार्बन डाइऑक्साइड को डैश भी कहा जाता है। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आता है हमारा इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट की कैटेगरीज में, और इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का जो नंबर है वो दोस्तों स्टार्ट होता है 700 से, और उसको लिखने का एक तरीका 700 और उसमें प्लस किया जाता है उस रेफ्रिजरेंट का मोलिकुलर वेट। और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर वेट क्या होता है, वो होता है 44। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, R744। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। प्रशीतक के किसी तत्व के कारण समताप मंडल में ओजोन क्षीणन होता है। ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फेयर इज ड्यू टू विच एलिमेंट इन द रेफ्रिजरेंट। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी कार्बन। तो ओजोन डिप्लीशन या फिर ओजोन का जो ह्रास होता है दोस्तों वो होता है रेफ्रिजरेंट में क्लोरीन के कारण। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। यदि बहुचरण मल्टी स्टेज संपीड़न में जल अंतर्शीतलन का उपयोग होगा तो वह। इफ वाटर इंटरकूलिंग इज यूज्ड इन अ मल्टी स्टेज कंप्रेशन इट विल। ऑप्शन ए प्रशीतक के विशिष्ट आयतन को बढ़ाएगा, इंक्रीज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द रेफ्रिजरेंट। ऑप्शन बी उच्च दबाव संपीड़न में किए जाने वाले काम को घटाएगा, रिड्यूस द वर्क टू बी डन इन हाई प्रेशर कंप्रेशर। ऑप्शन सी उच्चतर स्ट्रोक आयतन संपीड़न की आवश्यकता होगी, रिक्वायर ए हायर स्ट्रोक वॉल्यूम कंप्रेशन, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों वाटर इंटरकूलिंग का जो हम यूज करते हैं वो करते हैं मल्टी स्टेज कंप्रेसर में। एक कंप्रेसर से होने के बाद जो हमारी गैस जाएगी कंप्रेस होके उसको थोड़ा ठंडा किया जाता है इंटरकूलर के माध्यम से, और उसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है, उसे हम जो नेक्स्ट जो हमारा कंप्रेसर होगा उसको और कंप्रेस करेगा, वो वहाँ पे हमें वर्क डन कम देना होगा। तो इस प्रकार जो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, उच्च दबाव संपीड़न में किए जाने वाले काम को घटाएगा, रिड्यूस द वर्क टू बी डन इन हाई प्रेशर कंप्रेसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 55, एक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर है। एन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर इज ए। ऑप्शन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन बी वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर विदाउट एनी पंप, ऑप्शन सी वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर विद अ लिक्विड पंप, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन जो होता है उसमें कंप्रेसर का यूज नहीं होता, जो कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम में ज़रूर यूज किया जाता है। और कंप्रेसर की जगह वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में हम 3 डिवाइस यूज करते हैं, जो होती है जनरेटर, एब्जॉर्बर और पंप। लेकिन जो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर बनाया गया उसमें उस पंप को भी नेगलेक्ट कर दिया गया। तो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर एक ऐसा रेफ्रिजरेटर था जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम पे काम करता था और जिसमें हमें किसी पंप की भी आवश्यकता नहीं थी। तो इसका जो आंसर दोस्तों करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन विदाउट एनी पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, किस प्रशीतक का कोड रंग पीला है? येलो इज द कलर कोड फॉर विच रेफ्रिजरेंट? दोस्तों हर एक रेफ्रिजरेंट का जो सिलेंडर होता है उसके लिए एक स्पेशल कलर कोड यहाँ पर दिया जाता है जिससे उसकी ठीक से पहचान की जा सके। तो यहाँ पर पूछा गया येलो किसके लिए दिया जाता है, तो वो दिया जाता है दोस्तों R500 के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57, साइकोमेट्रिक चार्ट में निम्न चित्र में रेखा 1 से 2 किस प्रक्रिया का द्योतक है? इन साइक्रोमेट्रिक चार्ट लाइन 1 2 इन फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स विच प्रोसेस? तो दोस्तों यहाँ पे साइक्रोमेट्रिक चार्ट हमें दिया गया है जिसका एक्स एक्सिस हमें दिखाता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वाई एक्सिस दिखाता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और ये जो लाइन होती है दोस्तों ये होती है हमारी सैचुरेशन कर्व। और यहाँ पे जो प्रोसेस 1 to 2 है इसको बोलते हैं हम एडियाबैटिक सैचुरेशन। तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एडियाबैटिक सैचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, बर्फ प्लांट उद्योग में प्रयुक्त विशिष्ट लवण है। टिपिकल ब्राइन सॉल्यूशन इन आइस प्लांट इंडस्ट्री इज? ऑप्शन ए प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड, या फिर ऑप्शन डी इथाइलिन ग्लाइकोल। तो दोस्तों आइस प्लांट में ब्राइन सॉल्यूशन के तौर पे जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, ये दोनों ही यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का कोई भी एक करेक्ट आंसर नहीं हो सकता और इसी कारण से आंसर की में इसको भी नेगलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, संपीड़क का निकासी कारक डैश का अनुपात है? क्लियरेंस फैक्टर ऑफ कंप्रेशर इज द रेशियो ऑफ। तो इसको एक बार दोस्तों समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक सिलेंडर है और इसमें एक ये पिस्टन लगा हुआ है, और सिलेंडर में इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो सिर्फ यहीं तक जा सकती है। तो इसके पिस्टन के ऊपर जो वॉल्यूम जो रह गई उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। और ये जो पिस्टन टॉप से लेके बॉटम तक जहाँ तक ये एरिया कवर करेगा वो जो वॉल्यूम होगी उसको हम बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम, और उसको हम लिखते हैं वीएस से, और क्लियरेंस वॉल्यूम को लिखा जाता है वीसी। और यहाँ पे वीसी अपॉन वीएस, क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइड बाई स्वेप्ट वॉल्यूम का जो रेशियो होगा उसको हम बोलेंगे क्लियरेंस फैक्टर या फिर क्लियरेंस रेशो। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो वो होगा हमारा ऑप्शन ए, क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेलन के क्लियरेंस आयतन व स्वेप्ट आयतन का रेशियो, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, R22 का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम ऑफ R22 इज? तो R22 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। और जिसका केमिकल फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होगा CHF2Cl, जिसमें मोनोक्लोरो का मतलब होगा क्लोरीन का सिंगल मॉलिक्यूल, डाइफ्लोरो का मतलब हुआ फ्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल, और बाकी जो बचा वो हुआ मीथेन। तो इस प्रकार इसका केमिकल नेम हो जाएगा मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ऑप्शन ए इसका होगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। अमोनिया परिस्थितित्र प्रणाली के लिए सेल तथा ट्यूब संधारित्र के ट्यूब डैश के बने होते हैं। द ट्यूब ऑफ सेल एंड ट्यूब कंडेंसर फॉर अमोनिया रेफ्रिजरेटर सिस्टम आर मेड ऑफ। ऑप्शंस है स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रास या फिर कॉपर। तो दोस्तों जहाँ भी हम अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया कॉपर के साथ हमेशा रिएक्शन करता है, इसलिए हम कॉपर की ट्यूब्स यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। जब भी हम अमोनिया को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जो हम ट्यूब बनाएंगे वो या तो स्टील की बनाएंगे या फिर बनाएंगे रोट आयरन की। तो यहाँ पे स्टील होगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62। प्रशीतन के प्रति टन अश्व शक्ति को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है। हॉर्स पावर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। ऑप्शन है 4.75 इंटू COP, ऑप्शन बी COP अपॉन 4.75, ऑप्शन सी 4.75 अपॉन COP या फिर ऑप्शन डी COP। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 4.75 डिवाइड बाई COP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। ठंडे किए गए स्थान में मनुष्य शरीर में शीतलक भार होगा। द ह्यूमन बॉडी इन ए कूल्ड स्पेस कॉन्स्टिट्यूट्स कूलिंग लोड ऑफ। ऑप्शन ए केवल उचित उष्मा, सेंसिबल हीट ओनली, ऑप्शन बी केवल गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ओनली, ऑप्शन सी उचित उष्मा तथा गुप्त उष्मा, सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जब भी ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट ये दोनों ही प्रकार के कूलिंग लोड हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम को देगा। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी उचित उष्मा और गुप्त उष्मा, सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। रेनॉल्ड्स संख्या क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर इज। तो दोस्तों सिंपली रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर होता है रेशियो इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का। जब भी हम लिखते हैं इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय विस्कस फोर्स तो ये होगा हमारा रेनॉल्ड्स नंबर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। एक थर्मिस्टर के कार्य का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन से एक बार देखते हैं। दो द्विघात जंक्शनों के बीच अंतरीय तापमान विद्युत धारा उत्पन्न करता है। डिफरेंशियल टेम्परेचर अक्रॉस टू बायोमेटेलिक जंक्शन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन बी तापमान में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप द्विघातु तत्व का मुड़ना। चेंज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन बैंडिंग ऑफ बायोमेटेलिक एलिमेंट। ऑप्शन सी तापमान में परिवर्तन के कारण संवेदक की प्रतिरोधकता में परिवर्तन। चेंज इन टेम्परेचर कोजेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ सेंसर या फिर ऑप्शन डी गैस के तापमान में परिवर्तन के कारण उसके आयतन में परिवर्तन। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ गैस रिजल्ट्स इन चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे दोस्तों थर्मिस्टर के बारे में पूछा गया है। तो थर्मिस्टर को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। और यहाँ पे ऑप्शंस में रेजिस्टेंस का जिक्र कहाँ पे किया गया है? सिर्फ ऑप्शन सी में, और जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रतिरोधकता। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, तापमान में परिवर्तन के कारण संवेदक की प्रतिरोधकता में परिवर्तन। चेंज इन टेम्परेचर कोस चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ सेंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति एक प्रशीतक के अतिभार रक्षक को सक्रिय कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन कोज एक्टिवेशन ऑफ ओवरलोड प्रोटेक्टर इन रेफ्रिजरेटर? ऑप्शन ए हाई सक्शन प्रेशर, ऑप्शन बी हाई वोल्टेज, ऑप्शन सी हाई लोड या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे दोस्तों ओवरलोड की बात की गई है और ओवरलोड प्रोटेक्टर का यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर में किसी भी ओवरलोडिंग कंडीशन से हमारे रेफ्रिजरेटर को बचाने के लिए। तो यहाँ पर जो ओवरलोड का मतलब सिर्फ हाई लोड नहीं होगा, यहाँ पे हाई सक्शन प्रेशर, हाई वोल्टेज और हाई लोड, इन तीनों ही कंडीशन में ओवरलोड प्रोटेक्टर एक्टिव हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67। एक अच्छे संपीड़क स्नेहक तेल अ गुड कंप्रेसर लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड। ऑप्शन ए गैस में अमिश्रित होना चाहिए, बी इमिसिबल विद गैसेस, ऑप्शन बी नमी अवशोषक होना चाहिए, हैव मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी निम्न हिमांक होनी चाहिए, हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट या फिर ऑप्शन डी बहुत निम्न चिपचिपाहट होनी चाहिए, वेरी लो विस्कोसिटी। तो दोस्तों हमारा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो काफ़ी लो टेम्परेचर पे काम करता है, क्योंकि उसको किसी भी स्टोरेज में लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है।
तो क्योंकि हमारा सिस्टम ही काफ़ी लो टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है, तो जो भी हम कंप्रेसर में लुब्रिकेटिंग ऑयल डालेंगे उसका भी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होना चाहिए, जिससे कि वो कुछ लो टेम्परेचर पे जाकर जम ना जाए। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्न हिमांक होनी चाहिए, हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। ओजोन परत क्षीणन पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण फेस आउट होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रशीतक है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट्स आर फेस्ड आउट ड्यू टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन ओजोन लेयर डिप्लीशन? दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं सभी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि रेफ्रिजरेंट में जो एक हमारा एलिमेंट होता है क्लोरीन, वो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण हमारी ओजोन लेयर कम होती जा रही है। क्योंकि ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को या फिर पराबैंगनी किरणों को, जो कि हमारे प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी नुकसानदायक हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ऐसे रेफ्रिजरेंट के यूज़ पे रोक लगाने की बात की गई है जिसमें क्लोरीन यूज़ होता है, और ऐसे रेफ्रिजरेंट्स को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो यहाँ पर जो हमें रेफ्रिजरेंट दिए गए हैं जैसे R11 में क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। वहीं R22 की बात करें तो इसमें जो है क्लोरीन का एक एलिमेंट जरूर पाया जाता है। R134 की बात करें तो इसमें क्लोरीन का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं तो दो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट ऐसे दिए गए हैं जिसमें क्लोरीन की मात्रा है, तो इन दोनों ही एलिमेंट्स को हटाने की बात करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इस प्रकार जो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर हो जाते हैं वो हो जाते हैं दो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। आंसर की में इस क्वेश्चन को भी नेग्लेक्ट किया गया है क्योंकि यहाँ पर दो करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। प्रशीतक R503 एक डैश है, रेफ्रिजरेंट R503 इज ए। ऑप्शन से एक बार देखते हैं, हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट या फिर हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। तो जो रेफ्रिजरेंट हमारे 500 से शुरू होंगे उनको हम दोस्तों बोलते हैं एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर स्थिर विशिष्ट नमी अनुपात रेखा डैश का द्योतक है? कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो लाइन ऑन साइक्रोमेट्रिक चार्ट रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन इज एडियाबैटिक सैचुरेशन, ऑप्शन बी सेंसिबल हीटिंग, ऑप्शन सी मिक्सिंग ऑफ टू स्ट्रीम्स या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो ये कुछ इस प्रकार का होगा हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट, जिसमें एक्स एक्सिस दिखाता है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वाई एक्सिस जो होता है वो दिखाता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस होंगी दोस्तों वे होंगी कुछ इस प्रकार, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस। और हॉरिजॉन्टल लाइन से हम क्या चीज़ दिखाते हैं दोस्तों, या तो सेंसिबल हीटिंग दिखाते हैं या फिर सेंसिबल कूलिंग। तो यहाँ पर सेंसिबल हीटिंग एक ऑप्शन में दिया गया है, तो लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो वो होती है हमारी सेंसिबल हीटिंग। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। सोलेनोइड वोल्व डैश से काम करता है? सोलेनोइड वोल्व इज ऑपरेटेड। ऑप्शन ए विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी मैनुअल रूप से मैनुअली, ऑप्शन सी गैस दबाव से बाय गैस प्रेशर या फिर ऑप्शन डी हाइड्रो दबाव से बाय हाइड्रो प्रेशर। तो सोलेनोइड वोल्व सिंपली किससे काम करता है? वो हमारा काम करता है इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि विद्युत से। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72। वाष्प संपीड़न प्रशीतक प्रणाली का कौन सा घटक पूर्ण ऊष्मा स्थिर रहता है? विच कंपोनेंट ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट? ऑप्शन है, ऑप्शन ए इवेपोरेटर, ऑप्शन बी थ्रोटल वोल्व, ऑप्शन सी कंप्रेसर और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। वीसीआर साइकिल को हम एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पीएच डायग्राम पर, प्रेशर एंड एंथैल्पी डायग्राम। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर वेपर डोम बनता है और जो हमारे जो प्रोसेस होंगे चार वो कुछ इस प्रकार होंगे।
1 2 3 एंड 4। यहाँ पर 1 से 2 जो होगा वो होगा कंप्रेशन, और जो कि होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 से 3 जो प्रोसेस होगा वो होगा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, यानी कि कंडेंसर। उसके बाद 3 से 4 जो होगा वो होगा हमारा आइसेंथैल्पिक, यानी कि एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, आइसेंथैल्पिक थ्रोटलिंग प्रोसेस। और 4 से 1 जो होगा वो होगा हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, यानी कि इवेपोरेटर। तो यहाँ पर एक ही प्रोसेस हमारा आइसेंथैल्पिक होता है, जिसे हम बोलते हैं एंथैल्पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वो होगा हमारा 3 से 4 थ्रोटलिंग प्रोसेस। यहाँ पे हम यूज करते हैं थ्रोटल वोल्व का। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। उल्टा कार्नोट साइकिल में होते हैं। रिवर्स कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ। तो दोस्तों कार्नोट साइकिल हो या फिर रिवर्स कार्नोट साइकिल हो, उसमें 4 प्रोसेस होते हैं दोस्तों, जिसमें से 2 आइसेंट्रोपिक होते हैं और 2 आइसोथर्मल होते हैं। तो इस प्रकार जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। एक माइक्रो निर्वात डैश के बराबर है। 1 माइक्रो वैक्यूम इज इक्वल टू। तो 1 माइक्रो वैक्यूम जो इक्वल होगा वो होगा 0.001 mm ऑफ Hg। Hg का मतलब है मरकरी। तो ऑप्शन सी। किसी मरकरी स्केल में जो 1 माइक्रो वैक्यूम की जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी 0.001 mm। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। वायु कब जल वाष्प से संतृप्त होता है? व्हेन एयर इज सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। तो दोस्तों जब भी हमारी एयर सैचुरेटेड या संतृप्त हो जाएगी, इसका मतलब है कि एयर मैक्सिमम अमाउंट में जितना भी वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर सकती है उसने कर लिया है। तो उस समय पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर हमारा इक्वल हो जाएगा। तो अगर ऑप्शंस को भी हम एक बार देखते हैं, ऑप्शन ए है dBT अपॉन WBT इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी है dBT अपॉन WBT इज मोर देन 1। ऑप्शन सी dBT अपॉन WBT इज लेस देन 1। या फिर ऑप्शन डी dBT अपॉन WBT इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जब दोस्तों dBT और WBT इक्वल होंगे तो उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा 1 होगा। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों पूरा क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सोल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन पेपर में 75 ही क्वेश्चन थे, जिसका एक एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। और दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर में RAC के और भी क्वेश्चन मैं सोल्व करूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा। तो इस वीडियो का दोस्तों यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।